आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सीजनल इन्फ्लुएंजा के H3 और N2 वायरस से बचाव के लिए जारी निर्देशों के अनुक्रम में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, कर्नाटक और हरियाणा में वायरस से मृत्यु के कंफर्म केस के बाद इस पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम के लक्षण होने पर लगातार हाथ धोने, खांसते और छींकते समय मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचने, पर्याप्त तरल पदार्थ पीने, बुखार और शरीर में दर्द होने पर चिकित्सक के परामर्श से दर्द निवारक दवा लेने और अपने आंख और नाक को बार बार छूने से बचने की सलाह दी है। साथ ही दूसरों से हाथ न मिलाने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने सहित चिकित्सक के परामर्श के बगैर एंटीबायोटिक न लेने के लिए भी कहा गया। वहीं मीडिया के समक्ष उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है H3N2, जिसके प्रकरण अभी मिलना शुरू हुए हैं और कुछ स्टेट्स में 1-2 डेथ भी हुई हैं, पर अभी वर्तमान में अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। और इसके सिम्टम जो हैं एक जनरल इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे ही होते हैं, जिसमें बुखार आना, खांसी आना, कफ होना, शरीर टूटना आदि सिम्टम रहते हैं। और इसमें भी लगभग कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, जिससे इसका बचाव आसानी से किया जा सकता है। और सिम्टम आने पर तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चेकअप कराएं और स्थिति ठीक होने पर ठीक है, अदरवाइज अगले सेंटर पर अपना उपचार कराएं। सर, प्रशासन किस प्रकार से तैयार है इसके लिए? हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो इसमें ILI और सारी के केसेस होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनमें जिनमें भी सिम्टम इस टाइप के मिल रहे हैं उनको आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको भेज रहे हैं। सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में एक वाहन ब्रेजा कार, जिसका वाहन क्रमांक MP ZA2042 जो कि ब्यावरा साइड से भोपाल की तरफ जा रहा था, तभी दोराहा जोड़ से तुमडे की तरफ एक ट्रक गेहूं लेकर जा रहा था। तभी कार साइड से ट्रक में जा घुसी। ट्रक वाहन लेकर भाग गया। तभी वहां पर खड़े लोगों द्वारा ट्रक का नंबर नोट कर लिया गया। ट्रक का क्रमांक MH18BG 9686 पाया गया। वाहन में 4 लोग सवार थे। 2 को गंभीर चोटें आई हैं और 2 लोग, जिसमें एक का नाम हरप्रीत रावत है और दूसरे का नाम अनस है, ये ग्वालियर निवासी हैं। तभी पास खड़े पत्रकार दानिश खान द्वारा अपनी सूझबूझ से रिजवान निवासी इमलिया और दोराहा जोड़ निवासी सईद अली के पुत्र तबरेज का सहयोग लेकर फंसे हुए दोनों लोगों को बाहर निकालकर तत्काल सिद्धिविनायक पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनस के पैर में गंभीर चोट है और हरप्रीत रावत के सर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही 5 मिनट में ही तत्काल थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया और अस्पताल पहुंचकर जानकारी लेकर जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लगातार कई बार आवेदन, निवेदन और ज्ञापन देने के बाद भी कोटवार संघ की मांगों पर सरकार द्वारा कोई भी जवाब और ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार 7 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे सभी सिविक सेंटर में धरने पर बैठे हुए हैं। संघ के अध्यक्ष नरेश दाहिया ने बताया कि हमें 4th श्रेणी कर्मचारी का लाभ देते हुए कलेक्टर रेट पर मानदेय दिया जाए। 1909 से 1940 के भू अभिलेख अनुसार मालिकाना हक दिया जाए, जिसमें हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इन्हीं मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर पूरे किले में 1740 कोटवार धरने पर बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई न होते देख कल कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का ऐलान भी किया है। सभी जिलों के कोटवार भारी संख्या में शामिल रहेंगे। कोटवारों की मांगे थी, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, कोटवार एकता जिंदाबाद। कोटवार के आह्वान पर हम जबलपुर इकाई जबलपुर के सभी तहसीलों से कोटवार भाई बहन आज धरना स्थल का उपस्थित होने हम अपनी मांग को रखते हुए हमारा 7वां दिन है और लगातार हमारे जबलपुर जिले के सभी तहसीलों के कोटवार, कुंडम, बरेला, पाटन, बरगी, सिहोरा और मझोली सभी तहसीलों से कोटवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारी पूर्ववत मानवीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमें कलेक्टर रेट पर मानदेय सरकार देना सुनिश्चित करे। अभी हमको 400 रुपये के मानदेय दिया जाता है। हमारा कोटवार भाई 24 घंटे इसमें कार्य कर रहा है, जिसमें
अब इतनी भीषण महंगाई में हम अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। सरकार अभी तक उसके सरकार के कार्य में जू नहीं रेंग रही और हम लोग 7 दिन से लगातार इस धरना स्थल पर हैं। अभी तक कोई शासकीय विभाग से कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया। अब हम कल एक विशाल रैली का रूप धारण करके हम कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं नरेश दाहिया, कोटवार संघ। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज गुरुवार को महू में आदिवासियों पर गोली चलाने के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे को लेकर सदन में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर हर मोर्चे में असफल रहने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर कर्ज लेकर घी पीने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी के 18 साल के राज में मध्य प्रदेश के पिछड़ने और कर्ज में डूबने का आरोप भी लगाया। बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है और देश 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। NCRB के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं NCRB के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर और महिलाओं पर सरकार अत्याचार कर रही है। विधानसभा में आदिवासियों को लेकर मचे हंगामे के दौरान पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह पीड़ित परिवार पर उल्टी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। देखिए, ये सरकार लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध कर रही है और कभी भी कहीं भी आदिवासियों के खिलाफ जब दुराचार होता है, अत्याचार होता है, तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये घोर निंदनीय है। सरकार का ये रवैया बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इससे सरकार का मुखौटा बिल्कुल सामने आ जाता है कि सरकार कहती कुछ और है, वो करती कुछ और है। सर, सदन में इसका बिल्कुल उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया है। भोपाल में एक युवक N3H2 से संक्रमित मिला है। संक्रमित युवक को सर्दी जुकाम की शिकायत को लेकर राजधानी में स्थित एम्स पहुंचा था, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संक्रमित युवक अभी होम आइसोलेशन में है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम सर्दी की शिकायत है और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और वो घर पर ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है और सभी चीज़ें उनकी सभी पैरामीटर्स नियंत्रण में है।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार की साजिश के तहत मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इंग्लिश को खत्म करना चाहती है और हिंदी में ही पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए पेपर लीक कराया गया। कांग्रेस विधायक ने पेपर लीक मामले में बड़ा भ्रष्टाचार होने का संदेह जताया। उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक का भ्रम फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये 10th का इंग्लिश का पेपर आज का, ये 4 फॉर्मेट में रहता है, ABCD, चारों के चारों लीक होगा और एज इट इज, मतलब जो आया वो लीक हो गया। तो ये तो व्यापम का बाप हो रहा है, व्यापम घोटाले का बाप हो रहा है। मतलब ये बेच रहे हैं, पूरी शिक्षा को बेच रहे हैं, पेपर आउट कर रहे हैं, तो सत्यानाश है पूरा। तो लेकिन इंद्रजीत पवार तो कल ये कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, और अगर जो भी भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, हम तैयार हैं। आप दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? बिल्कुल लीक हुआ। ABCD 4 फॉर्म इसलिए रखते हैं कि जिससे उसके नंबरिंग अलग, जिससे कहीं मैच नहीं हो सके, उसके बावजूद हो रहा है। तो ये तो महाभ्रष्टाचार, महाघोटाला, महाव्यापम। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु शुक्रवार को विधानसभा में रो पड़ी। महू कावड़ को लेकर उन्होंने सदन में बोलने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी तो वे रो पड़ी और सदन से रोते हुए बाहर निकल आई। मोदी करेंगे, मैं जाके देख के आई, मैं उस परिवार में घुस के आई, मैं उसमें परिवार वालों ने जो उसकी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन बताया वो मैं सुन के आई, पूरी रात चल के आई हूँ मैं। साहब ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है, कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। मैं आपसे भी मांगती हूँ, पत्रकार बंधुओं, आप चौथा स्तर में उस लड़की को न्याय दिलाए, उस लड़की को नहीं, प्रदेश की हर लड़की को न्याय दिलवाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत उसको मार पीट के या क्या किया भगवान जाने, उसकी बॉडी पे, ये तो जांच का विषय है। मैंने सीबीआई की मांग की है, मैंने सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। बलात्कार का आरोप आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को महू में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा मचा। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को उठाने लगे। आसंदी को रोकने के बावजूद जब कांग्रेसी विधायक नहीं माने और हंगामा करते रहे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। सदन के दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों ने फिर इस मुद्दे को उठाकर शोरगुल करने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सख्ती से कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उन्हें चुप करा दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास पहुंचे पीड़ित परिवार के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष की मांग को सिरे से नकारते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की अगुवाई में पुलिस थाने पर बलवा हुआ था। इसके बाद गोली चलाने और पीड़ित परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। युवती के परिजनों पर मामला देखिए, बलवा हुआ है थाने पर, जिस तरह से लोग घायल हुए पुलिस के लोग, उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं। कुछ नया अपडेट सर, इस मामले में नया अपडेट आया है सर, कुछ नया? अभी नया अपडेट उसको आना है, आज पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद और बता देंगे। मंत्री जी कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं कि वो उसका पति था जो लेकिन पति था, पता चल चुका है महिला का पति था जो उसके साथ लिविंग में रह रहा था, वो पति से शादी कर चुकी, इस तरीके की बात। मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, उनको ज्यादा जानकारी। लेकिन क्या परिवार वालों पर एफआईआर हुई है? मैं अभी जानकारी ले लेता हूँ। गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल करने के लिए तो हम ये देखना चाहते हैं कि स्पीकर अपने स्वविवेक से आसंदी से हटके जो सभापति की तालिका उसमें से किसी को सौंपते हैं कि नहीं, उसके बाद उस पर हम लोग बात करेंगे। स्वविवेक से आसंदी से हट जाना चाहिए और सभापति तालिका के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को
कुर्सी पे बिठाना चाहिए अध्यक्ष पद की। एक तो ये है असली। यदि अविश्वास प्रस्ताव चर्चा होती है, आपके पास बहुमत तो नहीं है, लेकिन देखिए बहुमत, हम तो जनता के सामने एक अध्यक्ष की गरिमा, अध्यक्ष पद की किस तरह गिराई गई सदन में, हम जनता के सामने वो लाना चाहते हैं कि आप बहुमत के आधार पे तानाशाह बन जाओगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कांग्रेस के विधायक और जल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शुक्रवार को एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए। भोपाल में अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खूब मेहनत करते हैं और हर 15 दिन में एक योजना लॉन्च करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में हर महीने करीब 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ने के बावजूद मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं होने के मुख्यमंत्री के दावे को हास्यास्पद बताया। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को किसान बताते हैं, लेकिन मैंने 3000 प्रति कुंटल गेहूं की मांग की तो बजट सत्र से निलंबित करवा दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म होने और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में नाबालिगों के साथ 3558 दुष्कर्म के मामले सामने आने की बात कही। पटवारी ने किसानों से 3000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदने की मांग को लेकर पार्टी के समर्थन से प्रदेश के हर विधानसभा में यात्रा निकालने और जल्दी इस यात्रा का रोड मैप जारी करने को कहा। कमलनाथ जी ने 4 विधायकों की कमेटी, पूर्व मंत्रियों की कमेटी भेजी। वहां पर किस तरह का घटनाक्रम था, एक बच्ची आदिवासी, उसके साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा, सर्वविदित होगा, पर हत्या हुई है, ये इसको कोई नहीं झुठला सकता। हत्या होने के बाद जब हक मांगा गया, न्याय मांगा गया तो गोलियां चलाई गई। ये सरकार एक बार ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मृतक आदिवासी भैरूलाल के वहां छोटी जाम पहुंचे और पीड़ित परिवार भैरूलाल आदिवासी की माता और परिवार से बात कर उन्हें बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया। अपने पत्रकारों को भी बताया कि साथी पत्रकारों को भी बताया कि 4 जनों का परिवार है, 10 लाख के मुआवजे से क्या होगा। वहीं उन्होंने कहा परिवार पर दबाव बनाने के लिए धारा 307 में एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी गलत है, उसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के पास पैसा और पुलिस प्रशासन है, कुछ महीने की बात है हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस प्रकार के अत्याचार नहीं होंगे। आदिवासी मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। पीड़ित परिवार के पास 10 मिनट बैठने के बाद आप आदिवासी कविता जिसकी करंट से मृत्यु हुई है उसके लिए महेश्वर रवाना हुए। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, विधायक, पदाधिकारी उपस्थित थे। एक गरीब नौजवान को जिस तरह गोली मारी गई, जो वहाँ केवल खड़ा था, मैंने अभी पूरी बात सुनी, आप सबने भी सुनी, उसको गोली मारी गई और उसके बाद उसके पिताजी पर एफआईआर लगाया गया। ये घोर अन्याय है, ये अत्याचार है, ये हमारे कमजोर वर्ग का शोषण है। और पिछले 17 सालों में 13 साल मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है आदिवासियों पर अत्याचार। कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक लेके जाएगी? और 4 साल ये दूसरे नंबर पर। शिवराज सिंह जी को मुकुट 13 साल का नंबर 1 मध्य प्रदेश रही आदिवासियों के अत्याचार पर, ये मुकुट उन्होंने पहना हुआ। कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक के ले जाएगी? और पूरा मैंने अभी
परिवार को आश्वासन दिया कि हम उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो FIR फाइल किया है, हम पूरी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनके बेटे, उनके परिवार की बात करी, उन्होंने कहा कि हम उन्हें बेटे के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 18 साल का बेटा है, उसको प्रयास करेंगे। 8वीं तक पढ़ा हुआ है। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक कितनी सही है? आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। हर वर्ग परेशान है। यहाँ से खड़े हो सबसे पूछ लीजिए ये कितना परेशान हर वर्ग है। और इनके पास अब कहने लायक कुछ नहीं। कभी विकास यात्रा निकालेंगे जहाँ 160 जगह इनका विरोध होगा। ऐसी योजनाएं लाएंगे जो प्रलोभन देने के लिए ये इनका प्रयास है कि किस तरह हम जनता को गुमराह करें। 10 लाख रुपए देना उचित है क्या? 1 करोड़ रुपए की मांग करें। आप देख रहे हैं RV एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल RV एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सैकड़ों हेक्टेयर का जंगल अतिक्रमणकारी साफ कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। लेकिन विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने अपने नाम की तरह अपने तेवर दिखाते हुए जंगल में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने साईखेड़ा, डाबिया खेड़ा, घाघराला गांव का दौरा कर ग्रामीण जनों से चर्चा की। विधायक शेरा भैया द्वारा ड्रोन से जंगल में हो रही आज अतिक्रमण के लिए कटाई को भी देखा, जिसके बाद उन्होंने अतिक्रमणकारियों से बात करने को कहा, लेकिन वन अधिकारी, SDO और पुलिस की टीम ने जाने से रोक दिया, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर दूर ही अतिक्रमणकारी मौजूद थे। शेरा भैया लगातार अपनी जिद पर अड़े रहे, लेकिन प्रशासन नहीं माना। शेरा भैया का कहना है कि एक बार अतिक्रमणकारियों से बात करना जरूरी है और इस समस्या का समाधान करना है। शेरा भैया ने वन मंत्री विजय शाह पर भी हमला करते हुए कहा कि किस बिल में चुप कर बैठे हैं वन मंत्री, हम शेर हैं इसलिए भय के दौर में भी जंगल में घूम रहे हैं। अगर विजय शाह में हिम्मत है तो आए साथ बैठकर बात करते हैं। आज बिल में हम नहीं, बिल में खुद वन मंत्री घुसकर बैठे हैं। और बहुत ही गंभीर मसला है ये। सरकार ने पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि बाहर के प्रदेश के, बाहर के जिले के लोग आकर यहाँ पर जंगल काट रहे हैं हमारे जिले में आकर, और सरकार कोई रोक ही नहीं पा रही है। हजारों एकड़ जमीन कट रही है। एक एक पेड़ जो है 1-1 लाख का पेड़ है, सागवान का, भी बतला रहे थे गाँव वाले मुझे। एक पेड़ जो काटा है, ऐसा लाखों पेड़ काट डाले हैं इन लोगों ने, लाखों। तो कोई सरकार ने बहुत कड़क गंभीर कदम उठाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जो पेड़ काट रहा है इन लोग से बैठ के बात करना चाहिए, और कोई भी कीमत पे इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब दूर से नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है। गांव वालों में दहशत फैली हुई है। गांव में तीर और गोपन लेके फ्लैग मार्च करते हैं, पुलिस फ्लैग मार्च करती है, वैसे ये खुद अपना पूरा 400-500 लोगों लेके गाँव के अंदर फ्लैग मार्च करते हैं। तो सरकार कहाँ है फिर? सरकार क्या कर रही है? ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं आर्म्स लेके, कुल्हाड़ी लेके, तीर कमान लेके, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने रोकना चाहिए हर कीमत पे इनको। कौन है ये लोग और यहाँ तक कैसे आ गए? जबकि सरकार ने इनको पट्टे दिए हुए हैं यहाँ के लोकल लोगों को। यहाँ पर लोकल आदिवासी भाई कोई भी नहीं है इसमें, सब बाहर के लोग आए हुए। और इनके पीछे जो नेतृत्व कर रहे हैं, 2-3 सुनाओ की, वो तो इस प्रदेश के बाहर के लोग हैं। कोई बॉम्बे का है, कोई साउथ का है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इनको बहला फुसला के यहाँ से जंगल कटवा रहे हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं वो लोग, और पूरे खरबों रुपए का जो जंगल काट दे रहे हैं, पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं। इसको हर कीमत पर रोकना चाहिए सरकार ने, और अतिशीघ्र रोकना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब मिलकर, गाँव वाले सब मिलकर, जितने भी हमारे साथ है जो जंगल प्रेमी लोग हैं, बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं हम आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और इसको रोकना बहुत। आप देख रहे हैं RV एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल RV एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गमापुर थाना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासकीय स्कूल का स्कूल टीचर राम सिंह ठाकुर, जिसकी उम्र करीब 58 वर्ष है, इस स्कूल टीचर के द्वारा शाला में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की बच्चियों से अश्लील नृत्य करवाया जाता था। घर में बताने पर छड़ी से मारने की धमकी देता था। वहां पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं ने बताया कि मास्टर साहब लड़कों को बाहर कर देते थे, अश्लील नृत्य करवाते थे, जिसमें वे बच्चियों के ऊपरी वस्त्र को हटवा देते थे। जब एक बच्ची बहुत डरी सहमी अपने घर पहुंची और उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा तो उसने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई। इसके बाद
बाद जब पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और भी बच्चियों ने इस बात की पुष्टि की। मास्टर साहब ऐसा करते हैं। इसके साथ ही क्लास में पढ़ने वाले लड़कों ने भी इस बात की पुष्टि की, जिसके बाद प्रधान अध्यापक के साथ जाकर पेरेंट्स ने घमापुर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपी राम सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर छेड़छाड़ सहित पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आराम से बताओ सर। जी बताएं, क्या घटना हुई आपके बच्चों के साथ? यही सर, सारे लड़कियों को बाहर कर देते हैं सर, दरवाजा बंद करके उन लोग को डांस करवाते हैं और मोबाइल में पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं, मोबाइल में कुछ न कुछ पटांग चीज़ें देखते रहते हैं। बच्चे सोचते हैं सरकार के आ रहे हैं, बच्चे भी जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर घर पे जाके बताते हैं कि ये सर पटांग चीज़ें देखते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। इसकी शिकायत करने गई थी आज लोग आप लोग? वो हमको पता नहीं था ना, हम लोग को कल खबर मिली है इस चीज़। आज आप लोग गई थी शिकायत की? कैसा? आज आप लोग गए थे कहीं थाने गए थे? हाँ जी, थाने गए थे आज हम लोग शायद 10। ये कब से चल रहा है, कब से बताया? ये हम लोग को कल खबर पता चल रहा है। ये कितने दिन पुरानी घटना है? अब ये पता नहीं कब से हो रहा है, ये बताए नहीं है। 10 दिन हो रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मंडला में एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय से जमानत मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों पीड़ित ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई और एसपी के पास पहुंचकर घंटों हंगामा करते हुए जमानत निरस्त कराने की अपील की गई है। आपको बता दें कि आरोपी भी नाबालिग है, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आइए जान लेते हैं इस विषय पर ग्रामीणों और एसपी का क्या कहना है। हम रामपुर पंचायत से हैं सर। ग्राम हमारा डीलवाड़ा है और जो हमारी 4 साल की बच्ची के साथ में अन्याय हुआ है उसके लिए हम लोग न्याय चाहते हैं। और जब से वो छूट के गया है हमको कोई निरंजन नहीं है। हम पूरे मोहल्ले वाले महिला इकट्ठे हुए और हम सलाह बनाए कि हम लोग अब न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या चाहते हो? हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं। वो हमारे गांव में होना ही नहीं, हमारे गांव से उठा कर डेरा उसको भगना चाहिए। फिर से कार्रवाई होना चाहिए और वो हमारे गांव में होना नहीं चाहिए। उसके खेती हो, बाड़ी हो, कुछ भी हो, और नहीं तो हम महिलाएं पूरे उसके लिए फिर कर देंगे उसके काम। हम फिर हमारे लिए आप लोग भी कार्रवाई नहीं करना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम द्रौपदी बहन सर। हम द्रौपदी बहन सर। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नगर निगम में चल रही साधारण सभा की बैठक के दूसरे दिन उस वक्त बवाल मच गया जब लंच में भोजन कर रही महिला पार्षद की प्लेट में रखे रसगुल्ले में इल्ली निकल गई, जिससे सभी ने भोजन आधे में ही छोड़ दिया और खराब भोजन की गुणवत्ता की शिकायत नगर निगम अध्यक्ष से की है। आपको बता दें कि नगर निगम में राजेश्वरी कैटर्स को भोजन बनाने का काम दिया गया। जिस वक्त रसगुल्ले में इल्ली निकली तब तक आधे से ज्यादा लोग भोजन कर चुके थे। वहीं भोजन व्यवस्था संभाल रहे कैटर्स भी अपनी सफाई देता हुआ नजर आया। अब देखना यह है कि मिलावट करने पर प्रतिष्ठानों पर तत्काल कार्रवाई करने वाले निगम के अधिकारी इस प्रकार गुणवत्ताहीन भोजन बनाने वाले कैटर्स पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये किस नाम से कैटरिंग है और किस प्रोमाइसेस में आपने ये भोजन तैयार किया है? राजेश्वरी कैटर्स के नाम से अपना काम। कहाँ पर है ये? बिलहरी में। हाँ, अभी जो क्वालिटी को लेकर के एक शिकायत आई है कि गुलाब जामुन में इल्लियाँ निकली हैं। मैं किस तरीके से मानूँ? गुलाब जामुन पहले गर्म तेल में फ्राई होता है, इल्ली बचेगी, उसके बाद फिर गर्म शीरे में जाता है। अब बताइए ना, मैं हर बात चलो ठीक है मानने को तैयार हूँ। गुलाब जामुन में इल्ली, अगर इल्ली एक पानी की तरह उसमें अगर डालेंगे तो बस इतने गर्म तेल में हो जाएगी, किसको दिखेगी वो? खोबे के अंदर से निकली है। बोला गुलाब जामुन को तोड़ने उसको गुलाब हमने 2 खोबा मिला के बनाया है। ऊपर रेड खोबा है, अंदर वाइट खोबा मिक्स किया है। मावा बाटी टाइप का बनाया है उसको, तो उस तरीके से बनाया है। तो जो वाइट खोबे में दाने दाने होते हैं तो वो दाना है। अब वो इल्ली है क्या है वो मैंने देखा तो नहीं है। अभी आपके पास भी तो दिखाया था उन्होंने? मैं नहीं देखा ना, वही तो मेरे को तो दिए नहीं अपने हाथ में। अच्छा, तो जो खोबा कहाँ से लिया है? खोबा तो खोबा मंडी से लिया अपन ने। मिलावटी संभावना लग रही खोबे में? खोबा तो खोबा मंडी से लाते हैं अपन खरीद के, अपन कैसे बता दें मिलावटी है नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश। कौन सा कैटर सही है? राजेश्वरी। क्या था खाना आप खा रहे थे, क्या निकला उसमें? हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे। नगर निगम में हमारे
साधारण सभा की बैठक चल रही है और अभी हम लोग लंच टाइम पर खाना खाने के लिए सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जब मैंने खाना खाने के लिए खा लिया और फिर जब रसगुल्ला देखा और उसको कट किया खाने के लिए, तो जैसे ही देखा तो उसमें सामने इल्ली थी। तो ये सरासर कैटरिंग की लापरवाही मानेंगे इस पर, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम अपने अध्यक्ष जी को अभी इसकी सूचना भी देंगे। ये सदन का खाने का अध्यक्ष जी से उसमें रहता है पूरा? नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कैटरिंग की लापरवाही है। इसकी आप शिकायत करेंगे? मैं अपने अध्यक्ष जी से ही बताऊंगी इसके बाद। आप किस वार्ड से क्या नाम आते हैं? मैं श्रीमती संतोषी ठाकुर, कैंट विधानसभा, महर्षि सुदर्शन वार्ड क्रमांक 64 से पार्षद। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगदी और पतौर रेंज में फायर सीजन को देखते हुए अग्नि सुरक्षा, विद्युत लाइन, गश्ती और जल स्रोत के रखरखाव के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर राजीव मिश्रा सहित बांधवगढ़ के आला अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में आधुनिक उपकरणों और लीफ ब्लोवर, पारंपरिक उपकरणों, पानी टैंकर का उपयोग कर अग्नि नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही इको विकास समिति की बैठक आगामी 1 सप्ताह के अंदर कर अग्नि सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने और प्रचार प्रसार करने के विषय में निर्देशित किया गया। साथ ही अग्नि नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल भी कराई गई, जिसमें लीफ ब्लोअर, पारंपरिक अग्नि नियंत्रण उपकरण और पानी टैंकर का उपयोग किया गया। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हमने 2 दिन की कार्यशाला की थी, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सभी 9 रेंजों के परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेंजर, गार्ड और उनके साथ में कुछ श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। इसमें मुख्य रूप से फायर सीजन को देखते हुए अग्नि नियंत्रण पे चर्चा की गई। दूसरा, जो जल स्रोत हैं उनके निरीक्षण और रखरखाव पे चर्चा की गई, और बिजली लाइन जो हमारी 11 kV की लाइन है उस पर कैसे शिकार को रोका जाए, इस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। अभी हमने जो हमारे फायर कंट्रोल के लिए हैं, सभी रेंजों में 5-5 श्रमिकों प्लस बीट गार्ड प्लस डिप्टी रेंजर के दल बनाए हुए हैं, और वो रेंजों में अलग अलग स्थानों पर तैनात किए जा रहे हैं। इन सभी के जो कम्युनिकेशन के लिए जो मोबाइल नंबर हैं, वो हमने जो वायरलेस कंट्रोल रूम है, जो हमारे 20 हैं टोटल, वो और 38 हमने इसके अलावा अस्थायी वाच टावर बनाए हैं, उनके पास रहेंगे। ये 38 वाच टावर प्लस 20 वायरलेस कंट्रोल जो हैं, ये पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पे नज़र रखेंगे, और कहीं भी आग दिखने पे या उसकी कोई सूचना मिलने पे तत्काल ये संबंधित दलों को सूचित करेंगे। तो एक व्यवस्था हमने बनाई है ताकि बहुत जल्दी से जल्दी हमें इसकी दुर्घटना की खबर हो और जल्दी हम मौके पे पहुंच के इस पर कार्रवाई कर सकें। तो एक ये है। इसके अलावा जो टैंकर हैं हमारे पास, वो लगातार काम करेंगे। 40 गाड़ियां हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें, लगभग 1100 स्टाफ इसमें काम करेगा फायर कंट्रोल के लिए। तो ये पूरा सेटअप रहेगा हमारा फायर अग्नि नियंत्रण के लिए। इसके अलावा हमारी जो 11 kV की 165 किलोमीटर लाइन है, इसको हमने 5-5 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा है। 33 दल बनाए गए हैं, हर दल में 2 सदस्य हैं, और इनका काम 24 घंटे उस 5 किलोमीटर की लाइन की निगरानी करना है, निरीक्षण करना है। इन्हें करंट से बचने के लिए इक्विप्ड किया गया है ताकि ये खुद दुर्घटना का शिकार ना हो सकें। तो इसके लिए हमने फायर का इसके जो जल स्रोत जो है हमारे, ये सारे 100% जल स्रोत हम प्रतिदिन चेक करेंगे और साफ करेंगे। इसके लिए सभी परिक्षेत्र अधिकारियों ने चेकलिस्ट तैयार की है अपनी रेंजों की। प्रतिदिन ये कर्मचारी जल स्रोत पे जाएंगे और जियो टैग फोटो उसकी सफाई करने के पश्चात प्रेषित करेंगे। उनको देख करके रेंज अफसर चेकलिस्ट को अपडेट करेंगे प्रतिदिन, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।
आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश और एसडीओपी नेपा नगर आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में थाना खकनार पुलिस को खापरखेड़ा में वन्य जीव खरगोश का शिकार कर मारकर खा रहे 7 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 13 मार्च 2023 को रात्रि में खकनार थाना पुलिस के गश्ती दल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खापरखेड़ा से लगे हुए जंगल में कुछ शिकारी वन्यजीव का शिकार खेल रहे हैं और मारे गए शिकार को पकाकर खा रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी खकनार संजय पाठक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गश्ती दल के एएसआई मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा वन विभाग के फोर्स को भी साथ में लिया गया। संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर ग्राम खापरखेड़ा से 8 आरोपियों को वन्य जीव खरगोश का शिकार करते हुए पकड़ा गया। वन्य प्राणियों के शिकार का मामला सामने आया, क्या है सब मामला, कहाँ की घटना है? ये खापरखेड़ा की घटना है और जो है 13 मार्च को जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि लोग शिकार कर रहे हैं। तब हमारे टीआई साहब ने फ़ोन करके हम लोग को सूचित किया और पुलिस का बल और क्या बोलते हैं फॉरेस्ट के बल संयुक्त रूप से कार्रवाई करके ये कार्रवाई की गई है। तो कितने आरोपियों को पकड़ा गया है और क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? 8 आरोपी पकड़े गए हैं और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वन्य प्राणी क्या क्या थे इसमें? कौन? वन्य प्राणी खरगोश है और मोर है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सर क्या है सारा मामला और कहाँ की घटना है? कल गश्ती दल को मुखबिर से सूचना मिली कि खापरखेड़ा में कुछ लोग शिकार खेल रहे हैं और खेले हुए शिकार को खा भी रहे हैं, पका के खा रहे हैं। सूचना पर एएसआई मौर्य अपने टीम के साथ खापरखेड़ा रवाना हुए और दबिश देकर खापरखेड़ा निवासी, खंडवा निवासी और इंदौर निवासी ऐसे कुछ 8 लोगों को उन्होंने पकड़ा, जिनके पास 3 बंदूकें जिसमें .22 राइफल, 12 बोर बंदूक और एक एयरगन मिली। बड़ी संख्या में कारतूस मिले 12 बोर और 22 के, साथ ही एक खरगोश जिसको गोली लगी हुई थी और उसकी गर्दन काट रखी थी। उनको लेकर इनके घर पहुंचे और वहाँ तलाशी ली तो घर पे एक पतीली में 1 दिन पूर्व मारा हुआ खरगोश पकाया हुआ था जिसे ये खाने की तैयारी में थे। उसे भी जब्त किया गया और घर की तलाशी लेते इनके घर से पुराने शिकार के अवशेष मिले जिसमें मोर और खरगोश के अवशेष हैं। मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है जिसे इन्होंने मार के पका के खाया है संभवतः। चूँकि ये मामला वन विभाग से संबंधित है, वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, जंगली जानवर से संबंधित है, इसलिए वन विभाग के अमले को सूचित कर बुलाया गया और समस्त कार्रवाई उनके सुपुर्द की गई ताकि वो अग्रिम कार्रवाई कर सकें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बुरहानपुर चुनाव साल में सरकारी अफसर कर्मी और मान्य सेवी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर अड़े हुए हैं तो मान्य सेवी कर्मचारी नियमितीकरण और नियमित वेतन की मांग कर रहे हैं। सोमवार को आशा, उषा और सहयोगिनी ने विरोध रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के सामने दिन भर धरना दिया। सोमवार सुबह कार्यकर्ता सिंधी बस्ती में एकत्र हुए, यहां से विरोध रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां दिन भर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान 13 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ता संघ अध्यक्ष झाबा अलावे और भारती गंगराड़े ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश में 11 लाख आशा और 1,60,000 आशा सुपरवाइजर काम करती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, टीकाकरण, स्वच्छता, गर्भवती की देखभाल से लेकर उसे अस्पताल पहुंचाने और परिवार नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन इन्हीं के भरोसे है। लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। नियमित वेतन की पात्रता तक नहीं मिली है। अभी तो ये अगुवाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगुवाई है, आगे और
लागू होना चाहिए। अगर हमारी 13 सूत्री मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या मांगे क्या है प्रमुख? मांगे ये है कि हमको है ना नियमित करा जाए। दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल में हमारी रहने करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को पूरा किया जाए। तीसरी बात, आशाओं को आज जो 3000 रुपये मिल रहे हैं वो बढ़ के है ना 10,000 करके और आशा सुपरवाइजर को 25,000 की पेमेंट करी जाए। अच्छा, करीब कितने आशा कार्यकर्ता है विजिलेंस? यहाँ पे फिलहाल की स्थिति में 564 आशा कार्यकर्ता है। यदि आपकी मांगे 30 आशा सुपरवाइजर, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे इसका? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? भारती गंगराड़ी। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगामी 25 मार्च से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, लेकिन इस बार 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी पूर्ण परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं। लंबे समय बाद ऐसा होगा कि 5वीं 8वीं के छात्रों को 10वीं 12वीं की तरह बोर्ड पैटर्न पर प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा एक साथ एक ही दिन पर शुरू होगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 5वीं में 4,405 स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं में 4,047 स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं, यानी बोर्ड परीक्षा देने वाले कुल 8,452 स्टूडेंट्स शामिल हैं। 25 मार्च से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं इस बार होंगी। क्या व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, इसके लिए अपने यहाँ 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें हर जन शिक्षा केंद्र में 4-4, 5-5 परीक्षा केंद्र बने हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो थी वो ऑनलाइन थी। तो जहाँ पे बच्चे की संख्या ज़्यादा है और आसपास के बच्चों को कलेक्ट करके एक सेंटर ऐसे बनाए गए हैं। इस प्रकार अपने यहाँ 10 जन शिक्षा केंद्र है, 39 हर जन शिक्षा केंद्र में 3 बनाना है, चूँकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा परीक्षा केंद्र बने हैं। इस तरह 39 परीक्षा केंद्र अपने यहाँ 5वीं 8वीं की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो कि 25 मार्च से शुरू हो रही है। आप जानते हैं 4,405 8वीं में और 4,047 5वीं के बच्चे जो है वो परीक्षा देंगे। इस तरह टोटल 8,452 हमारे परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे। सर, संकुल में जिस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी बच्चों के लिए, जैसे मौसम भी गर्मी का आ गया है? परीक्षा केंद्र प्रयास ये किया गया है कि हवादार प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये तो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। मतलब बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको आने जाने में हो सकती है। बाकी अच्छे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अच्छी व्यवस्थाओं का प्रयास किया जा रहा है। कितने अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा? हाँ, इस बार पूर्णांक तो 100 ही है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है वो 60 अंकों का रहेगा, जिसमें 20 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे और 20 अंक 6वीं परीक्षा के। उसमें आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने उत्तर में बताया कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस के विधायकों ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए इस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार को कर्मचारी विरोधी ठहराया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को नकारात्मक पार्टी बताया और हर मुद्दे पर हंगामा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करने को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, से लेके विधानसभा तक सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। हम तो सरकार बनाएंगे, सड़क से लेके विधानसभा। देखिए, आम जनता आज देख रही है कि हर कर्मचारी वर्ग के साथ क्या अन्याय हो रहा है। बहुत सारे संगठन, कर्मचारी संगठन मुझसे मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। मैं जानता हूं कि उनके मन और उनके दिल और दिमाग में कितना दुख है। ये सब बातें सामने आएंगी, 6 महीने की बात है। इनको कड़ा जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई
हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। अब सज्जन वर्मा जी आपको बताएंगे कि इनके जवाब में क्या है। कर्नाटक की सरकार जबकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में उसकी स्टडी करा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मना कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या स्टडी करा रही है मैं जानता नहीं। आज तो स्पष्ट कर दिया सदन में कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, गोविंद सिंह जी ने पूछा कि सप्लीमेंट्री बजट में क्या आप इसे लाएंगे, उन्होंने उसका भी इनकार कर। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके भारत सरकार से बीबीसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 10 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार से शुरू हुई विधानसभा कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने यह निजी संकल्प पेश किया। संकल्प में बीबीसी पर भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया गया। संकल्प में कहा गया कि जानबूझकर गलत तथ्यों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहे भारत को बेबुनियाद आधार पर दिखाया गया ताकि दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके। संकल्प में बीबीसी पर खोजी पत्रकारिता का मुखौटा लगाकर काम करने का आरोप भी लगाया गया। संकल्प में केंद्र सरकार, भारत सरकार कार्यवाही मांग की गई। देशहित में लाए गए इस संकल्प को विधानसभा में बिना किसी टीका टिप्पणी या विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिया। खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राजधानी में आज कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का ऐलान करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी आक्रामक नजर आ रहे हैं। जवाहर चौक पर जनसभा के बाद यहां से कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ बढ़े। हालांकि ये प्रदर्शन पार्टी के निर्देश पर केंद्र सरकार की तमाम नीतियों, अडानी मामला, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं पर हो रहे अपचार, रेप, मर्डर, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लूट, डकैती आदि के विरोध में हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र से विधायक जीतू पटवारी के निलंबन से भी मध्य प्रदेश कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सैकड़ों पुलिस जवान तैनात हैं। रंगमहल टॉकीज चौराहा पर ही भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कांग्रेस नेताओं को रोशनपुरा चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया। भोपाल में आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में कार्यकर्ता बेहोश हुए, बैरिकेड तोड़े। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। जीतू पटवारी समेत 1000 कार्यकर्ता गिरफ्तार। सभी यहाँ दूर दूर से आए हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण पूरे प्रदेश भर से जो आए हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने आकर कांग्रेस को बल और शक्ति दी। आप यहाँ आए क्यों हैं? आप कैसे आए?
आपने 18 साल कांग्रेस का झंडा उठाया, आपकी निष्ठा आपको यहाँ खींच के लाई, और यही निष्ठा, यहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहाँ कोई ठेका नहीं मिलना, यहाँ कोई कमीशन नहीं मिलनी, ये तो आपकी निष्ठा है जो आपको खींच के लाई है। और सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीनों में आपकी निष्ठा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जिस निष्ठा से आपने कांग्रेस का झंडा 18 साल उठाया है, अगले 6-7 महीने ये आपकी निष्ठा का सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर आप सबने अपनी कमर कस ली तो कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस की भविष्य की बात नहीं है, किसी उम्मीदवार की भविष्य की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को 1 साल में 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल होली होने के कारण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने यह फैसला महिलाओं के हित में किया। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप इस अवकाश का उपयोग कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बालिकाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग लागू की जाएगी, जिनमें हैंडलूम, कढ़ाई और लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। मित्रों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीज़ें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है, और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NIT व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनों को दे महंगाई भत्ते और राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को दे महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि किए जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों पेंशनरों को 7वें वेतनमान में दे महंगाई भत्ता राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 7वें वेतनमान में 4% की वृद्धि की है और 38% करने और राज्य शासन के 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों और राज्य शासन के उपक्रमों निगमों मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 4थे और 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था। हाँ, निश्चित रूप से आज नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल के आभार भाषण है। माननीय अध्यक्ष जी का प्रिविलेज है। ये कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअल में। ये कहीं भी जाए आप सबकी स्थिति देख लेंगे। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है तो देखते हैं क्या होता है आज उनका। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर आदिवासी ग्रामीण अंचलों में होली और रंग पंचमी का ग्रामीणों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में तरह तरह से अनोखी रंग पंचमी मनाई जाती है। लेकिन बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र दुलकोट ग्राम में वर्षों से रंग पंचमी पर्व मनाने का अनूठे तरीके से मनाई जाती है। दुलकोट में रंग पंचमी के दिन झेंडा पर्व मनाया जाता है। इस झेंडे पर्व में शाम के समय महिलाएं पुरुष ग्राम पंचायत के सामने एकत्रित होते हैं। यहाँ ग्रामीणों द्वारा एक स्थान पर एक लकड़ी जमीन में गाड़ी जाती है। पुरुषों की टोली लकड़ी को जमीन से निकालने की कवायद करती है, लेकिन जिस समय पुरुषों की टोली लकड़ी की बल्ली को उखाड़ी जाती है उस समय महिलाओं की टीम लकड़ी की बल्ली को उखाड़ने से बचाने के लिए पुरुषों पर लकड़ियों की बेतों से पिटाई की जाती है। दुलकोट में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बुरहानपुर जिले के दुलकोट निवासी मनोज डंगोरे ने बताया कि रंग पंचमी मनाने की अनोखी परंपरा के सदियों से चली आ रही है। हम इसको लठमार होली भी कहते हैं। इस दिन महिलाओं का झुंड में इकट्ठा होकर पुरुषों की पिटाई करती हैं जब वो लकड़ी को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें महिलाएं और युवतियां भी शामिल होती हैं और सारे गांव के पुरुष। इस प्रकार का आयोजन हर साल रंग पंचमी को होता है। जीजा हमको थोड़ी यहाँ की झंडा की परंपरा पर क्या है? काफ़ी वर्षों से चल रही है। ये प्लान भी चलते आए हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पर महिलाएं देखिए, यहाँ पर पूरे तरीके से किस प्रकार से छोटे मारते हुए आपको दिख जाएंगी और पुरुष यहाँ पर झंडा तोड़ के अपने गंतव्य के वो चल चुके हैं। और ये परंपरा यहाँ पर कब से चलती आ रही है? काफ़ी परंपरा पुरानी बहुत कई वर्षों से चलती आ रही है परंपरा। इसमें क्या होता है? ये एक होली का उत्सव है। लठमार होली के रूप में मनाया जाता है इसको। और इसको देखते हुए ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सफल रहा है और गांव के पूरे
लोग और माता बहनें सभी मिलकर मनाते हैं। तो आप जनता को किस तरह से होली पर्व की बधाई दोगे? मैं जनता को देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि गांव में शांति और बनी रहे और सब खुशहाल बने। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हीरा खदान संचालित कर अपनी आजीविका चलाने वाले सैकड़ों दुआदारों ने आज 13 मार्च 2023 को कलेक्टर और खनिज अधिकारी को आवेदन सौंपकर हीरा खदान के पट्टे शीघ्र बनाने और वन विभाग की एनओसी का सिस्टम बंद करने की मांग की है। दुआदारों ने बताया कि वो लंबे समय से हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान संचालित करते रहे हैं, जिससे हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिलता रहा है। कभी वन विभाग की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ी, पर कुछ समय पूर्व कलेक्टर द्वारा टास्क फोर्स की बैठक में हीरा खदान के लिए वन विभाग की एनओसी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे अब हीरा खदानों के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वन विभाग द्वारा एनओसी जारी नहीं की जा रही है। ऐसे में हजारों दुआदार और मजदूर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हीरा खदान बंद होने से हजारों मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा और हीरा कार्यालय में हीरा भी जमा नहीं हो पाएगा, जिससे शासन का राजस्व भी बंद हो जाएगा। दुआदारों के द्वारा अतिशीघ्र इस नियम को बंद कर पन्ना जिले के मुख्य रोजगार को बचाने की मांग की गई है। हम लोगों ने दिया है कि जो खदानें दी जाती हैं, पूर्व में कभी भी एनओसी नहीं लगती थी वन विभाग की, और अब वन विभाग की एनओसी के पट्टे नहीं दिए जाते हैं। ये संबंध में हम लोगों ने दिया हुआ है। कितनी दिक्कत हो रही है? अब पूरी दिक्कत है, पट्टे अभी तक इशू नहीं हुए हैं। 3 महीना हो गए और 3 महीना बाद बरसात हो जाएगी, एंड हो जाएगा सब। क्या मेन रोजगार है यहाँ का? पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इसके बिना तो भूखों मर जाएगा आदमी। सब लेबर सब पलायन कर रही है लेबर। अब लेबर नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग खदान खोद नहीं सकते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो रूल निकला हुआ है, आदेश दिया गया है कि ये एनओसी लगे, अब ये समाप्त हो जाए और पूर्व में जैसे पट्टे दिए जाते थे उसी तरह के दिए जाए। क्या नाम है आपका? अश्विनी तिवारी। हम लोगों के यहाँ मुख्य रोजगार जो है वो हीरा खदान है। तो यहाँ का सभी आदमी खदान खोदता है, छोटे तबका का बड़े तबका सभी लोग खदान खोदते हैं और हर साल पट्टे मिलते आए। इस साल एक नया कानून निकाला गया है कि राजस्व भूमि में भी फॉरेस्ट की अनुमति ली जाए। अगर हम फॉरेस्ट में खदान खोदें तो फॉरेस्ट की अनुमति ली जाए, तो अगर हम फॉरेस्ट में खदान नहीं खोद रहे तो फॉरेस्ट की अनुमति की क्या आवश्यकता है। तो अगर इस तरह से जो फॉरेस्ट की अनुमति ली जाएगी तो बहुत समय हो जाएगा और एक एक व्यक्ति लेने के लिए जाएगा तो कहाँ तक मिलेगी। कितने महीनों से परेशान हैं आप लोग? जनवरी से पट्टा रिन्यूअल होते हैं, वो आज तक ना एक भी पट्टा नया नहीं बना, ना पुराना रिन्यूअल हुआ है, जिसका होना आवश्यक है। क्या यहाँ के लोग बेकार हैं। क्या नाम? हमारे मुख्यमंत्री जी तो सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मेरा नाम है दिनेश दीक्षित, अहरगुआ। पिछली टास्क फोर्स की बैठक हुई थी। टास्क फोर्स की बैठक में वन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो भी पट्टे इशू किए जाएँ हीरे के, उसमें फॉरेस्ट की एनओसी ली जाए। अपन ने तत्काल टास्क फोर्स की बैठक के निर्णय के पालन में तत्काल हमने सभी दुआदारों को एक पत्र जारी किया था कि सभी दुआदारों के पट्टे उसी कंडीशन में जारी होंगे जब फॉरेस्ट की एनओसी ली जाएगी। और आज दुआदारों ने के द्वारा विरोध इसका दिखाया गया कि पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं और हीरे भी जमा नहीं हो रहे हैं, राजस्व को भी काफ़ी हानि हो रही है। उस संबंध में कलेक्टर महोदय से बात करके इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ये आगामी टास्क फोर्स की बैठक में अवगत कराया जाएगा अधिकारियों को, फिर निर्णय लिया जाएगा। आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जबलपुर की रहने वाली एक युवती से बुरहानपुर में 29,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। आरोपी ने खाते में 5,000 रुपए डलवाए और ओटीपी पूछा। कुछ ही देर में खाते से 29,000 रुपए निकाल लिए। मैसेज आने पर इस बात का पता चलने पर युवती के परिजनों ने साइबर सेल पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। जौहरा जैनब नामक एक युवती जबलपुर से बुरहानपुर में शिक्षा हासिल करने के लिए आई है। युवती दरगाह हकीमी में पढ़ती है। 20 फरवरी को युवती ने ऑनलाइन फोटो फ्रेम बुलाई थी। इसके लिए उसने शीरो प्रॉकेट कंपनी में ऑर्डर किया था। एक दिन पहले कंपनी से किसी व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा आप हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवाएं। जैसे ही 5 रुपए डाले उस व्यक्ति ने ओटीपी पूछा और खाते से 29,000 रुपए गायब कर दिए। 700 रुपए की फोटो फ्रेम युवती ने ली थी, जिस पर फोटो फ्रेम का ऑर्डर किया था। वो महज 700 रुपए की थी, लेकिन धोखाधड़ी कर उसके खाते से 29,000 रुपए निकाल लिए गए। बारा समाज के अब्बास भाई
भाई बरोड़ा वाला अली अमीन मुर्तजा सुल्तानी इसकी शिकायत करने साइबर सेल पहुंचे। पुलिस से राशि वापस मिलने की मांग की गई है। भैया ये हमारे बच्चे लोग ने कोरियर के जरिए ऑनलाइन माल मंगाया था, परंतु ऑनलाइन तो माल तो नहीं आया। वो कुछ कल एजेंट का फ़ोन आया कि भाई आपका नंबर दीजिए, ओपीडी नंबर दीजिए। तो ये मेरी बच्ची ने ओपीडी नंबर दी और कोरियर के दूसरे 5 मिनट के बाद उन्होंने 5 रुपये डाले और उसने बोला आपके पैसे आ गए हैं। फिर उन्होंने वही खाते थे 29,000 रुपये की अपलोड किया है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके वो कोरियर का भी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। कहाँ पहुँचे आप शिकायत करने? लोगों को भी ये जागरूक करेंगे कि लोग बराबर से, जैसा अगर कोई आपको लिंक आती है। भैया आपका नाम बताइए। अली आमिर नाम है मेरा। क्या हम अभी साइबर सेल कलेक्ट कर दिए। साइबर सेल हम अपने ये करने आए थे शिकायत। उन्होंने क्या नाम है आपका? कोरियर से हमारे फोटो फ्रेम मंगाए थे। फोटो फ्रेम बुलाए थे तो हमारे को उन्होंने अभी हमने एप्लीकेशन दे दिया है ऊपर। उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया हम लोगों को। अब वो भी हमको जवाब देंगे क्योंकि नाम है